नमस्कार 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 नमस्कार। जय हिंद। बिहार पुलिस क्लास जो हमने बीच में रोका था 4-5 दिन के लिए, आप लोगों को बताया भी था कारण, अब फिर से कंटिन्यू हो गया है। इससे पहले मैं आपको 6 वीडियो उपलब्ध करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के जो 6 वीडियो हैं वो आपने नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। आज का जो वीडियो होगा वह होगा वीडियो नंबर 7। यह सारे जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, जितने भी आपको वीडियोस मिल रहे हैं, सब बिहार पुलिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे वीडियोज जो है आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पहले ये सारे टॉपिक जो हैं वह भी बिहार पुलिस में पूछे गए हैं और बिहार पुलिस का जो नवीनतम पैटर्न है, जो नया सिलेबस है, उस मानक के हिसाब से इस क्लास को डिजाइन किया गया है और क्वेश्चन को लाया गया है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। जो प्रश्न मैं यहां लिखा हूं उसको तो समझना ही है, साथ ही साथ जो चीजें मैं बोलता हूं और आपको बता भी देता हूं कि इसको लिख लीजिए, उसको भी अवश्य लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का समय आप नहीं देते हैं, तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजों को मैं ऐड करूंगा, फिर आपको लास्ट में भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स बनाने का मतलब है कि बार बार आप वीडियो को देख करके अपना समय बर्बाद मत करिएगा। एक बार वीडियो को देख लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देख लीजिए। बाकी चीजों को आप लिख लीजिए अपने कॉपी पर, पेज पर, या जैसे जब भी आपको खाली समय दिखाई दे, खाली समय मिले आपके पास जब भी हो, तो आप चीजों को रिवीजन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप आसानी से चीजों को याद भी कर लेंगे। तो चलिए, आज से पहले हमने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अमेरिकी क्रांति, है ना, तमाम क्रांतियां हमने पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का एकीकरण। विश्व इतिहास का ये एक टॉपिक है जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये सारे आपको जो टॉपिक दे रहा हूं मैं एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th को मिला करके दे रहा हूं, क्योंकि बिहार पुलिस में स्पष्ट कर दिया गया है कि 9th और 10th का ही जो है वह आपको पूछा जाएगा। तो इस वजह से ये वीडियो और भी महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं और बता दूं कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जर्मनी का, उसके बाद हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। दोनों को हम लोग देखेंगे, जर्मनी का और इटली का एकीकरण हम लोग देखने वाले हैं। तो जर्मनी का एकीकरण में आते हैं बात, पहले ये समझ लीजिए कि एकीकरण है क्या। एकीकरण क्या है, जैसे आपने देखा है कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, है ना, जो अपना अलग अलग राज्य बना लिए थे, बहुत सारे। तो सबको मिलाकर के एक राज्य कर दिया। उसी प्रकार से इटली हो या जर्मनी हो, वहां भी जो राज्य थे ना वो छोटे छोटे बटे हुए थे। एक नहीं था। जर्मनी बहुत भागों में विभक्त था। छोटे छोटे जो शासक थे वो अपना कब्जा किए हुए थे, तो उसको एक करना था। जैसे भारत में भी आपने देखा था कि एक किया गया है। उससे पहले ही की बात है, जर्मनी भी छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पहले छोटे छोटे राज्य थे, है ना, विभक्त था, उसको एक करना था। क्योंकि जब आप एक नहीं करेंगे तो छोटे छोटे राज्यों पर कोई भी आसानी से जो है वह कर लेगा आक्रमण, जब छोटा छोटा राज्य रहेगा। तो यही जो एकीकरण की प्रक्रिया है, प्रश्न तो यहीं से बनना शुरू हो जाएगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, सबसे पहला प्रश्न यही बन जाएगा। तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह बिस्मार्क ने किया था। पहला प्रश्न नोट कर लीजिए, सीधा पूछता है प्रश्न,
कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वह आपका बिस्मार्क ने किया था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जैसे हमने अभी बताया कि जर्मनी कोई एक राज्य नहीं था, इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, है ना, बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे, आते थे जर्मनी के अंतर्गत। तो इसमें से कोई एक राज्य जो है वह पहल करता है और कहता है कि नहीं, सबको एक होना चाहिए। तो वह एक राज्य कौन है जिसने पहल की, जिसने नेतृत्व किया? यही से प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि जर्मनी का जो एकीकरण है उसका नेतृत्व जो है वह किस राज्य ने किया था? तो उसमें से प्रशा, देखिए यहां पर मैं लिख दिया हूं, प्रशा एक राज्य था, यह शक्तिशाली था। इसने ही, प्रशा ने ही जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व की बागडोर जो है वो संभाली थी। तो दूसरा प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा कि जो नेतृत्व था वह किसने किया था भैया? तो नेतृत्व बताएंगे कि सर बता रहे थे कि एक शक्तिशाली, इन्हीं के अंतर्गत एक राज्य था प्रशा, उसने ही इसका नेतृत्व किया था। प्रशा ने ही पहल किया। दोनों प्रश्न आप आसानी से, बहुत अच्छे से चीजों को समझते चलिए, सब कुछ आप सीख जाएंगे, याद हो जाएगा। तो एक प्रश्न और बनता है आगे, तीसरे नंबर अगर हम सवाल की बात कर लें तो पूछा जाएगा कि बिस्मार्क जो था, जिसने इटली का एकीकरण किया है, मुख्य भूमिका जिसने निभाई है, तो यह बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? बिस्मार्क यही विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। किसका? विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है ना। आगे हम लोग चलेंगे कि ये विलियम प्रथम कौन था, हम लोग सबको जानेंगे, है ना। चूंकि हम लोगों ने देखा कि सबसे जो शक्तिशाली राज्य है वो प्रशा है, तो क्या विलियम प्रथम का प्रशा से कोई संपर्क था? सब कुछ हम लोग जानते हैं। तो यहां देख लिया आपने कि बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था। तो बिस्मार्क जो था वह विलियम प्रथम का जो था वह प्रधानमंत्री था। कौन? बिस्मार्क प्रथम। कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं मार्कर जरा बदल लूं, दिक्कत हो रही है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका प्रधानमंत्री यही है, तो क्या करता है कि विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। यह विलियम प्रथम जो है अब ये जर्मनी का सम्राट बनेगा, जर्मनी साम्राज्य की स्थापना होगी और उसका ये सम्राट बनेगा कौन? विलियम प्रथम। जनवरी 1871 में, देखिए एनसीईआरटी के मुताबिक यह जो डेट है वह जनवरी 1871 है। अगर प्रश्न पूछे कि विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ तो जनवरी 1871, एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है ना। एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है जनवरी 1871। लेकिन जब आप अन्य बुक पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, तो वहां 8 फरवरी 1871 दिया हुआ है। आपको याद रखना है एनसीईआरटी का डाटा, लेकिन मैं दूसरा डेट इसलिए आपको 8 फरवरी बताया हूं कि अगर आपको ऑप्शन में ये ना रहे, ठीक है ना, तो आप 8 फरवरी याद रख लीजिएगा वो डाटा। तो विलियम प्रथम जो है वह जर्मनी का सम्राट घोषित हो जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा कि जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे विलियम प्रथम को, इसी एकीकरण के दौरान और 1871। कहां में किया गया था? तो वर्साय, जी हां, वर्साय में एक हॉल था, हॉल ऑफ मिरर्स। जी हां, हॉल ऑफ मिरर्स। इसी हॉल में हॉल ऑफ मिरर्स में ही विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में, अब ये पूछ दे कि हॉल ऑफ मिरर्स कहां में था, याद रखना है हॉल ऑफ मिरर्स जो है वह वर्साय के शीश महल में था। उसी को शीश महल, यानी शीश मतलब समझ रहे हैं शीशा, है ना, यह हॉल ऑफ मिरर्स वही है। तो वर्साय के शीश महल दे सकता है, या वर्साय में जो हॉल ऑफ मिरर्स है वहीं विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया है जनवरी 1871 में। दूसरा है 8 फरवरी 1871 अकॉर्डिंग टू ल्यूसेंट। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा। वर्साय का शीश महल वही चीज है जो हॉल ऑफ मिरर्स वर्साय का है। कोई दिक्कत नहीं। किसको किया गया है भाई?
विलियम प्रथम को क्या किया गया है? इसी एकीकरण के दौरान जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया है। कब किया गया है? जनवरी 1871। कहां में किया गया है? वर्साय। वर्साय के किस महल में? शीश महल या हॉल ऑफ मिरर्स? कितने सारे प्रश्न यहां से आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं चीजों को आप अच्छे से समझते चल रहे होंगे, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही। चलिए, यहां आपने देखा कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा हो गई है और सम्राट भी घोषित हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर पूछे कि जर्मन साम्राज्य की घोषणा, तब आप जान ही गए हैं कि जनवरी 1871 या 8 फरवरी 1871, दोनों डेट आप याद रखिए। एक प्रश्न पूछता है, सीधा प्रश्न पूछता है कि जर्मनी में, ये जो जर्मनी है, राष्ट्रीयता का संदेशवाहक के रूप में कार्य किया था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का जो संदेशवाहक है, इसके रूप में कार्य किया था, तो कौन किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा पहले भी, तो ये जान लीजिए। और हमने भी जब क्लास कराया था तो नेपोलियन के बारे में आपको बताया था, है ना। नेपोलियन की मृत्यु, किस युद्ध में पराजित हुआ, कैसे मरा, सब कुछ आपको मैं बताया था। तो जर्मनी में जो राष्ट्रीयता का जो संदेशवाहक के रूप में कार्य कर रहा था, वह कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। इसने पहले ही काम कर दिया था, है ना, इन सब चीजों से पहले ही इसने काम किया था। एक चीज और याद रखिएगा, बिस्मार्क जब जर्मनी का एकीकरण कर रहा था, तो इसको सबसे ज्यादा डर लग रहा था फ्रांस से। तो कभी प्रश्न पूछ देता है कि बिस्मार्क को एकीकरण के दौरान सर्वाधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था। किससे था? फ्रांस से था। तो यह भी आपको याद रखना है, बस रिमेंबर रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, क्योंकि कभी अगर पूछ दे इस तरीके से तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बढ़िया प्रश्न पूछता है, जर्मन आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? जर्मन आर्थिक राष्ट्रवाद, सीधा प्रश्न एकदम पूछ देगा उठा करके कि जर्मन आर्थिक राष्ट्रवाद का जो जनक है वह किसे माना जाता है? तो बताएंगे फ्रेडरिक लिस्ट को। यहां पर मैं लिख भी चुका हूं, फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मन आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है वह जनक माना जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जर्मन में जो संविधान सभा का गठन हुआ है, तो यहां पूछता है कि जर्मन संविधान सभा का गठन कब हुआ है? तो 1848 में। महीना कौन है? मई में। कहां में हुआ है? तो फ्रैंकफर्ट में। याद रखना है, फ्रैंकफर्ट, मई 1848। ठीक, कहां? संविधान सभा का गठन फ्रैंकफर्ट, मई 1848। यह संविधान सभा का नाम क्या पड़ गया था पता है? जर्मनी की जो सभा होती थी उसको डाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाइट। मैं लिख दूं कहिए तो, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। जो संविधान सभा था उसको डाइट कहा जाता था। इसकी बैठक होती थी फ्रैंकफर्ट में होती थी। शुरुआत गठन कब हुआ? तो मई 1848 में इसका गठन हुआ। तो सब कुछ आपको याद रखना है। फ्रैंकफर्ट में बैठक होती थी, मई 1848 में गठन हुआ था, और ये जो सभा थी उसका नाम क्या था? डाइट था। ठीक ना। अब गठन हो गया तो यही जो बिस्मार्क है ये बन जाता है जर्मनी का चांसलर। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो देखिए, तिथि याद रखिए, 23 सितंबर 1862। जी हां, 23 सितंबर 1862 में जो है यह क्या बन गया है? चांसलर बन गया है। कब? 1862। कोई दिक्कत नहीं है। बिस्मार्क महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिस्मार्क जो है इसका जन्म हुआ है 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 1815। कहां में हुआ है? ब्रेडनबर्ग। कहां? ब्रेडनबर्ग में इसका जन्म हुआ है। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस आप लोग जानते ही है ना? 1 अप्रैल को आप मूर्ख दिवस मनाते हैं। तो उसी मूर्ख दिवस के दिन
1815 में इस बिस्मार्क का क्या हुआ है, तो बिस्मार्क का जन्म हुआ है। 1815 में जब हम नेपोलियन पढ़ा रहे थे तो एक युद्ध हमने बताया था, क्या वो युद्ध आपको याद है? 1815 में कौन सा युद्ध हुआ था? नेपोलियन उसमें था, है ना? तो कमेंट करिएगा आप। बिस्मार्क का उस वर्ष जन्म हुआ था ब्रिटेनबर्ग में, कोई दिक्कत नहीं। बिस्मार्क को बाजीगर कहा था किसने? तो यही विलियम प्रथम। जी हाँ, ये जो विलियम प्रथम है इसने ही बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। क्या कहा था? बाजीगर। तो प्रश्न अगर पूछ दे कि बिस्मार्क को किसने बाजीगर कहा था, तो बताइएगा कि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। आते हैं ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया का भी इसमें योगदान है। पहले ऑस्ट्रिया ही इस पर कब्जा किया हुआ था 1815 से 1850 तक, है ना? इसके जन्म से लेकर के 1800 लगभग 50 तक थोड़े बहुत कब्जा इसने किया ही था। हालांकि बीच में कुछ चेंजेस हो रहे थे, ये लोग प्रयास कर रहे थे, जैसे कि आपने देखा कि 1848 में संविधान सभा का गठन किया गया था, लेकिन पूरी तरह से उसके चंगुल से, ऑस्ट्रिया के चंगुल से निकल नहीं पाए थे ये लोग। तो ऑस्ट्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। तो ऑस्ट्रिया जो था वह 1815 से, यहां पर मैं लिख देता हूं, 1815 से 50 तक जर्मन पर अपनी पकड़ बनाए रखा था। कभी अगर पूछ दे कि ऑस्ट्रिया कब से कब तक था, तो बताएंगे 1815 से और 1850। एक प्रश्न और पूछ दे कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? अभी आपने देखा कि जर्मनी का चांसलर किसको बनाया गया, तो चांसलर बिस्मार्क को बनाया गया 1862 में। तो ऑस्ट्रिया का उस समय चांसलर था मेटरनिख। जी हाँ, मेटरनिख, याद रखिएगा। पूछ दे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, है ना? जब ऑस्ट्रिया का आधिपत्य जर्मनी को वो कब्जा किए हुआ था, तो उस समय कौन था? तो याद रखिएगा मेटरनिख जो था वह चांसलर था। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक और प्रश्न है कि ऑस्ट्रिया जो है वह जर्मन संघ में शामिल हो जाता है। पहले इसको कब्जा किए हुए है, लेकिन आपने देखा कि एक शक्तिशाली प्रसा जो है यह पहल किया है कि अब हम एक करेंगे, तो ऑस्ट्रिया भी इसी में शामिल हो जाता है। और वह कौन सी संधि है, तो संधि भी पूछता है कि ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल होता है, तो आप बताएंगे कि 1866, 23 अगस्त, ये भी आपको याद रखना है, 23 अगस्त 1866 में जो है वह शामिल हो जाता है। कौन? ऑस्ट्रिया। पूछ दे कभी अगर कि किस संधि से, तो प्राग संधि से। किस संधि से? प्राग संधि से शामिल। लेकिन ऑस्ट्रिया ने आत्मसमर्पण किया है, ठीक ना? ऑस्ट्रिया ने 1866 में ही आत्मसमर्पण किया है, तभी जाकर के यह शामिल हुआ है। ऐसा नहीं कि अपने मन से शामिल हुआ है, नहीं, ये युद्ध हुआ है प्रसा से, प्रसा ने इसको हराया है और हराने के बाद यह शामिल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अपने मन से शामिल हो गया था, ये युद्ध में हारा है ऑस्ट्रिया, है ना? प्रसा के आगे आत्मसमर्पण किया है और उसके बाद जाकर के यह जो है वह शामिल हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। 1871 में सूडान का युद्ध होता है, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। तो कभी पूछ दे कि किस युद्ध के बाद, तो बताएंगे सूडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण वह हो गया है, बिल्कुल। तो ये जो हम लोग पढ़े यह जर्मनी के एकीकरण से संबंधित पढ़े। अब अगली कड़ी हम लोग आते हैं इटली के एकीकरण। जिस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे सवाल आपने देखे, अब आप देखेंगे इटली के एकीकरण। ओके, तो चलिए इटली का एकीकरण बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने पढ़ा था कि जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क ने अहम भूमिका निभाई है, तो इटली के एकीकरण में जो जनक हैं, जैसे शुरुआत इन्होंने किया, आएंगे तो इसमें बहुत सारे लोग, बट जो पहल है जोसेफ मेज़नी ने ही किया है। जी हाँ, जोसेफ मेज़नी। इटली का एकीकरण का जो जनक अगर पूछे तो बताएंगे कि इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी। इसमें भी आपको ऑस्ट्रिया का थोड़ा बहुत हस्तक्षेप दिखाई देगा, है ना? यहां भी दिखाई दिया है, यहां भी दिखाई दिया।
चलिए, जोसेफ मेजनी जो है वह जनक हो गए। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि इटली के एकीकरण का जो जनक है वह कौन है, तो बताएंगे जोसेफ। नेतृत्व किस राज्य ने किया? जैसे आपने यहां देखा कि इटली जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, इसका नेतृत्व प्रशा ने किया था। किसने किया था? प्रशा एक राज्य था, उसने किया था। यहां भी एक राज्य है सर्डिनिया पिडमोंट। जी हां, सर्डिनिया पिडमोंट या पिडमोंट कह लीजिए, इसने ही जो है वह पहल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। सीधा प्रश्न एग्जाम में ठोकेगा कि इटली के एकीकरण में किस राज्य ने पहल किया है, तो सर्डिनिया पिडमोंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इटली के एकीकरण की जो समस्या थी, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया गया। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पूछा जाए कि कौन उठाया है, तो काउंट कावूर। जी हां, नाम है उसका काउंट कावूर। इन्होंने ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस इटली के एकीकरण की समस्या को उठाया है। तो कभी पूछे कि इटली के एकीकरण में शामिल थे, तो मेजनी तो थे ही शामिल, साथ ही साथ काउंट कावूर भी शामिल थे। तो दोनों का नाम याद रखना है, आगे एक और नाम आपको याद कराएंगे, ठीक ना। तो सर्डिनिया पिडमोंट ने पहल किया है। तो जैसे आपने यहां पढ़ा था कि प्रशा है ना, प्रशा पढ़ा था, विलियम प्रथम जो था वह घोषित होता है। यहां भी आप पढ़िए तो सर्डिनिया का जो शासक था, इसका जो शासक था, वह शासक कौन था? तो इमैनुअल टू। जी हां, इमैनुअल टू 1861 नाम याद, ईस्वी भी याद रखिएगा। विक्टर इमैनुअल टू सर्डिनिया का शासक। अब सर्डिनिया चूंकि पहल किया है, तो पूछेगा कि इटली के एकीकरण के दौरान सर्डिनिया का शासक कौन घोषित हुआ था या कौन था? तो बताएंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। नाम आपको अच्छे से याद रखना है, यहां इमैनुअल द्वितीय और यहां विलियम प्रथम, दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। सीधा प्रश्न परीक्षा में आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इटली की एकता का जनक, इटली की एकता का जनक नेपोलियन के बारे में आपने यहां भी पढ़ा है ना, नेपोलियन के बारे में आपने यहां भी पढ़ा। अब यहां पढ़ा है ना, देखिए संदेशवाहक के रूप में कार्य कर रहा है, यहां भी आप पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में। तो नेपोलियन उस समय चरम पर था, है ना, उस समय चरम पर था। नेपोलियन के कार्य बहुत ज्यादा, अभी जब हम पिछली कक्षा में देखे थे तो नेपोलियन के बारे में हमने पढ़ा था। तो इटली की एकता बनाने में इसका भी योगदान है। तो ये पूछ देता है कभी कि इटली की एकता का जनक, एकीकरण नहीं एकता, एकीकरण और एकता दोनों अलग है। तो एकता का जनक जो है वह नेपोलियन को कहा जाता है। अब देखते हैं कि इटली का एकीकरण हुआ कब? तो काउंट कावूर के सहयोग से। जी हाँ, काउंट कावूर के सहयोग से 1871 में जो है यह एकीकरण हो रहा है। यहां भी आप यही चीज देख रहे हैं कि 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित हो जा रहा है और जर्मन साम्राज्य की स्थापना हो गई है, यहां भी हो गई है। और यहां भी जो है 1871 में काउंट कावूर के प्रयास, और आपने यहां मेजनी के प्रयास और एक गैरीबाल्डी हैं उनके भी प्रयास से ये सारी चीजें हो गया। तो इटली का एकीकरण ईस्वी याद रखना 1870। इटली राष्ट्र का जन्म अगर पूछे तो 2 अप्रैल 1860। यहां आपने किसका जन्म पढ़ा था? बिस्मार्क का जन्म पढ़ा था 1 अप्रैल। यहां इटली राष्ट्र का जन्म पढ़िए 2 अप्रैल 1860। एक और प्रश्न पूछता है, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक हैं वह है गिवार्टी। जी हां, गिवार्टी जो हैं वह कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। एक और है यंग इटली संगठन। यंग इटली संगठन जोसेफ मेजनी ने ही यह संगठन 1831 में बनाई। कौन संगठन? यंग इटली। जोसेफ मेजनी का एक नारा था कि अगर समाज में क्रांति लानी है, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में पूछता है, अगर समाज में क्रांति लानी है तो उसका जो नेतृत्व है वह युवाओं के हाथ में दे दीजिए। क्रांति का जो नेतृत्व है वह युवाओं के हाथ में दे दीजिए, तो समाज में आसानी से क्रांति आ सकती है। किसका कहना था? जोसेफ मेजनी का, कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व जो है वह युवाओं के हाथ में दीजिए, क्रांति आएगी। उसी के नाम से देखिए, आप देखेंगे कि यंग इटली संगठन भी जोसेफ मेजनी ने ही बनाई। यंग इटली संगठन वर्ष 1831।
तो दोनों चीज याद रखिएगा। किसने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो नेतृत्व युवाओं को दीजिए, तो जोसेफ मेजनी, वर्ष 1831, है ना। आगे एक प्रश्न है, लाल कुर्ती सेना, जी हाँ, लाल कुर्ती सेना का संगठन किसने किया था? लाल कुर्ती, ठीक है ना, पूछता है, सीधे प्रश्न पूछेगा कि लाल कुर्ती सेना का संगठन गैरीबाल्डी ने, किसने? गैरीबाल्डी ने किया था। एक और प्रश्न पूछता है कि इटली एकीकरण का तलवार, ठीक है ना, क्या तलवार किसे जाना जाता है? इटली एकीकरण के तलवार के रूप में किसे जाना जाता है, यह भी याद रखिएगा। तो ये आप जान गए हैं कि गैरीबाल्डी, अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसी को कहेंगे इटली की एकीकरण का तलवार, ठीक, किसे? गैरीबाल्डी को। देखिए जोसेफ मेजनी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जान लीजिए कि जोसेफ मेजनी का जन्म जो है वह जेनेवा में हुआ था, ठीक ना। जोसेफ मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ था और इन्होंने ही यंग इटली संगठन की स्थापना भी की है। लेकिन लाल कुर्ती पूछे तो गैरीबाल्डी, और लाल कुर्ती वाले को ही इटली एकीकरण का तलवार भी जाना जाता है। तो तीन व्यक्ति जो है इटली एकीकरण में ज्यादा भूमिका निभा चुके हैं, जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। इन्होंने सेना बनाया है लाल कुर्ती, और इसके सहयोग से ये लोग सब मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इटली और जर्मनी के एकीकरण को आपने देखा। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आपको बता दूं फिर से, कि पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, क्योंकि मैंने बताया था कि आखिरी में एक बार स्क्रीनशॉट मैं लेने का मौका दूंगा। तो हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक चीज मैं बता दूं, जो भी मैं पढ़ाऊं उसको पढ़िए, साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक है, किताब है, उसमें इस टॉपिक को अवश्य पढ़ा करें। जैसे हमने इटली के एकीकरण आपको बताया, अच्छे से समझाया, क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। लेकिन आपके पास जो भी किताब है, लूसेंट, क्राउन, किरण, जो भी हो, किसी भी किताब से मैं बात कर रहा हूं, जो भी हो, उसमें इस टॉपिक को अवश्य पढ़िए। होगा क्या कि कहीं कहीं एक आध टॉपिक आपको अलग कुछ पढ़ने को मिल सकता है, और दूसरा फायदा क्या हो जाएगा कि जो यहां आप पढ़ेंगे वो आपका रिवीजन होगा, फिर एक अच्छे से बेस तैयार होगा आपका, अच्छे से आप चीजों को याद रखेंगे, ज्यादा समय तक आप याद रखेंगे। एक बार पढ़ा आपने, फिर यहां से जो भी चीज मैं बता रहा हूं उसको लिखेंगे, और जो भी आपके पास बुक है, अब ये पूरा आप मेरे ऊपर ही निर्भर मत हो जाइएगा। मेरे ऊपर की बात क्यों मैं बोल रहा हूं, मेरे से या आप कहीं भी अन्य संस्थान से पढ़ें, तो आप जब पूर्णतः उस पर आश्रित हो जाते हैं तभी आप असफल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। जब तक आप सेल्फ स्टडी पर बिलीव नहीं करेंगे, खुद से चीजों को सीखना जरूरी नहीं समझेंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि नहीं मैं कम पढ़ा, बहुत पढ़ा रहा हूं, खूब पढ़ा रहा हूं, बट आप खुद से चीजों को जब पढ़ेंगे और भी कहीं से इकट्ठा करेंगे, जैसे जो भी मैं बुक बताया हूं वहां से चीजों को पढ़ेंगे, तो दो फायदा होगा। एक तो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, दूसरा फायदा क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स आपको कहीं नया देखने को मिल सकता है, छोटे छोटे पॉइंट रिलेट करके दिया हुआ रहता है। तो इसलिए जो भी बुक है उसको एक बार अवश्य पढ़िए, ये नहीं कि सब हमारे पर लोड डाल दीजिएगा, ऐसा ना करिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग शेयर करें, ज्यादा शेयर करेंगे दोस्तों तो मैं इतिहास के साथ और दूसरा सब्जेक्ट भी शुरू करूंगा। अब देखिए, मोटिवेशन मुझे आप ही लोग से मिलता है, मैं कोई शॉर्ट्स और रील्स वीडियो देख करके मोटिवेट नहीं होता हूं। मोटिवेट मैं तब होता हूं जब मैं देखता हूं कि हाँ आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, आपका फायदा हो रहा है, तब जा करके मुझे मोटिवेशन मिलता है ना। तो कृपया वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि चलिए आप लोगों ने लाइक किया। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के साथ अब बिहार सब इंस्पेक्टर के भी क्लास मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो भी बच्चे तैयारी करते होंगे, है ना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।